नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दोपहर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हो चुका है। खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, इस बात की पुष्टि की है। तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू प्रसाद और उनकी बहन दोनों फिलहाल स्वस्थ हैं। ये सिंगापुर की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो लालू प्रसाद के ऑपरेशन के बाद की है। लालू प्रसाद को ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। मिसा भारती के ट्वीट के अनुसार लालू प्रसाद इस वक्त बातचीत भी कर पा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टरों की टीम ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम की निगरानी में लालू प्रसाद यादव को रखा जाएगा। तो ये तस्वीर बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर, आज लालू परिवार के लिए बहुत ही बड़ा दिन था। लालू प्रसाद यादव बातचीत भी कर पा रहे हैं, होश में है लालू प्रसाद यादव। मिसा भारती ने ट्वीट करके खुद ये जानकारी दी है। इसके अलावा रोनी आचार्य भी स्वस्थ बताई जा रही हैं। तो सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफल हो चुका है। तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, साथ ही लोगों को धन्यवाद भी दिया है। तेजस्वी यादव का ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने की जानकारी दी। ये भी जानकारी दी कि लालू प्रसाद यादव को इस वक्त आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। बड़ी बहन रोनी आचार्य की भी जानकारी दी स्वास्थ्य की, साथ ही ये भी लिखा है कि आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। तो तेजस्वी यादव का ये ट्वीट, तेजस्वी यादव इस वक्त सिंगापुर में मौजूद हैं और ये ट्वीट मिसा भारती का आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिसा भारती ने जानकारी दी है कि पापा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। लालू प्रसाद यादव अभी आईसीयू में भर्ती हैं और होश में हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों से बातचीत भी लालू प्रसाद यादव कर पा रहे हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव की सेहत इस वक्त अच्छी बताई जा रही है। खुद मिसा भारती ने ट्वीट करके ये तमाम जानकारियां साझा की हैं। ये तस्वीर आप देखिए, तेज प्रताप यादव की तस्वीर, बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर ये, जहां सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ। वहीं तेज प्रताप यादव इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर तेज प्रताप यादव की ओर से लालू प्रसाद के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से कामना की जा रही है और उनकी प्रार्थना कहीं ना कहीं सफल भी हुई। दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए, एक तरफ तेज प्रताप यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उनकी ओर से पूजा अर्चना की जा रही है अपने पिता के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर। वहीं इस पूजा अर्चना का असर भी देखिए दूसरी तस्वीर के जरिए, जहां पर लालू प्रसाद यादव का सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो चुका है। और इस वक्त ये तस्वीर उस वक्त की है जब लालू प्रसाद यादव आईसीयू में शिफ्ट किए गए हैं। संपदन्ति कुमाराभिषिका तो मुजफ्फरपुर के कुडनी में आज विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान सुबह से ही जारी है। 320 मतदान केंद्र पर 3 लाख से भी ज्यादा मतदाता 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। 1 बजे तक 37% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम के 6 बजे तक चलेगी। मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरों के जरिए मतदान किस तरीके से शांतिपूर्वक चल रहा है वो देखिए आप। सुबह से ही कतार में जो मतदाता हैं वो खड़े हैं और बारी बारी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान, इसका उदाहरण सुबह से ही हमने आपको कई तस्वीरों के जरिए दिखाया। सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी यहां पर न हो पाए। वहीं पर ठंड भी है, लेकिन ठंड के बाद भी लोगों का जोश कहीं से भी कम नहीं नजर आ रहा। खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है और महिला जो है वो काफी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं।
तो आप देखिए 1 बजे तक 37% मतदान हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 घंटे में 37% वोटिंग हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई थी, जो कि शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी। मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हर उम्र के लोग मतदान केंद्रों पर देखे जा सकते हैं। सुबह से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। युवा, बुजुर्ग सभी लोग इस वक्त मतदान कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जो कि सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आनंद जुड़ चुके हैं। आनंद, सुबह से आपने लोगों से बातचीत की होगी, जो मतदान करने जो वोटर पहुंच रहे हैं उनसे आपने बातचीत की होगी। क्या लगता है, अगर हम बात करें कि किसकी तरफ ज्यादा झुकाव दिख रहा है? विकास के मुद्दे पर तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन किस पार्टी की ओर ज्यादा झुकाव आप देख पा रहे हैं? देखिए सोनाली, अभी कहना मुश्किल होगा कि किसके तरफ झुकाव ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि जो सुबह से हमने जायजा लिया और जो तस्वीर हमने देखी है, लोगों से बातचीत की है वोटरों से, उसमें एक बात तो साफ है कि दोनों गठबंधन की तरफ से एक दूसरे के वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश की गई है और काफी हद तक दोनों गठबंधन सफल भी हुई है। तो जाहिर सी बात है, अभी की तारीख में अगर जो भी गठबंधन अपने खास वोट बैंक को लेकर दावा करते आई है, वैसा है नहीं। चूंकि कुर्नी में लगातार हम कई इलाकों में गए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो दोनों गठबंधन ने एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की और काफी हद तक सफल भी हुआ। इसी वजह से जो यहाँ का जो परिणाम है वो चौंकाने वाला भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, अभी साफ तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। और सुबह में जो भी लोगों से हमारी बातचीत हुई और कई लोगों ने विकास की बात कही, लेकिन कई लोग काम से संतुष्ट भी नजर आए। तो ये जो बयान होता है, जो बूथ पे जो लोगों से बातचीत होती है, तो उसी समय हम लोग भी अपना आकलन करते हैं कि परिस्थिति क्या होगी। लेकिन फिलहाल परिस्थिति मैं आपको यही बता रहा हूं कि वोटिंग लगातार जारी है। और इस वक्त हम आपको एक फकुली का बूथ है, जहां पे मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी आपको बड़ी संख्या में नजर आ रहे होंगे। धीरे धीरे लोग भी पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो जाहिर सी बात है, कई लोग हैं जो सुबह में वोट डाल के निकल चुके हैं और कई लोग अभी भी धीरे धीरे आ रहे हैं। चूंकि 6 बजे का वक्त है, 6 बजे के बाद मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उसके पहले कोशिश है जो भी लोग कुर्नी विधानसभा के लोग हैं, जो वोटर हैं, वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसका प्रतिशत इस बार अगर बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसा कि आपने एक सवाल पूछा था कि यहाँ के समीकरण का, तो यहाँ के वोटर बहुत खामोश। कई बार होता है कि वोटर खुलकर नहीं बोलते हैं। एक महिला से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि जो विकास का काम होता है वो नहीं होता है। लेकिन जब उन्होंने बोला तो जिनके बारे में उन्होंने इशारा किया वो साफ है कि जिनके बारे में वो शिकायत कर रही थी उनको वोट डाल के आई हैं। तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो वोटिंग का जो पैटर्न होता है, कई बार उसके उलट परिणाम आते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों गठबंधन की तरफ से सुबह से जो लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे थे, लोगों से बातचीत हो रही थी वोटरों से, तो दोनों गठबंधन एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाई है। तो ये एक बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिल रहा है। और खासकर वो जब महागठबंधन की तरफ दावा किया जा रहा है कि जो खास वोट बैंक वो हमारे तरफ है, एनडीए की तरफ से भी दावा किया जाता है कि जो खास वोट बैंक वो हमारे तरफ है, लेकिन यहाँ पे वो परिस्थितियां पलटी हुई दिखी हैं। वीआईपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी वोट में सेंध लगाने की कोशिश की है और उनका दावा है कि मुख्य लड़ाई में वही है। एमआईएम की तरफ से जो मुर्तजा अंसारी हैं वो भी यहाँ पे दावेदार हैं और उनकी भी कोशिश है। और उन्होंने भी, उनसे जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि एक बड़ा तबका जो जिनके बारे में दावा कर रहे थे उनका वोट उनको मिला है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो वोट बैंक जिनके पास अपना मजबूती से था, जिसके बारे में दावा कर रहे थे, तो उनके पास तो है, लेकिन उन्होंने दूसरे गठबंधन में भी सेंध लगाने की कोशिश की और कई दूसरे गठबंधन के जो वोट है वो दूसरे गठबंधन की तरफ भी जाता हुआ दिखा है। तो ये दिलचस्प है। अमूमन ऐसी तस्वीर पहले नहीं दिखती थी, लेकिन कुर्नी में कई समीकरण बने भी हैं और कई समीकरण बिगड़े भी हैं। और इतना तो जान लीजिए कि कुर्नी का जो विधानसभा चुनाव का परिणाम है सिर्फ एक उपचुनाव भर का परिणाम नहीं है, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव का बहुत कुछ ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। और यही वजह है कि इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है और एक रोड मैप यहाँ से तैयार होगा कि आखिर 2024 का जो चुनाव है उसमें किसकी सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार ने जीत का दावा किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हर जगह से इस बार समझिए कि कुरन्नी ने ठान लिया है, सोच लिया है इस बार कि कुरन्नी को अपना बेटा चाहिए। और जो मेरे सामने जो दो पार्टियां थी उनके उम्मीदवार पहले ही से नकारे हुए हैं, तो सभी के पुरजोर समर्थन मिल रहा है। समझ लीजिए, आप मेरे चेहरे की मुस्कान से समझ में आ रही होगी आपको।
तो उपचुनाव के बीच बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने जो भी वादे किए वो पूरा नहीं कर पा रही है। महागठबंधन की जनता से किए वादे पूरा करना चाहिए। आज महागठबंधन की सरकार है, वह अपने चुनावी वादों को कब पढ़ेगी? कब पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरियों का वादा था, आप नहीं कर सके। कम से कम हमारे जो एसटीईटी बीटीईटी के बच्चे इतने दिनों से धरना कर रहे हैं, आपने के साथ एनडीए में ही 1,15,000 नौकरियां देने का तय हो गया था, वह तो 1,15,000 दीजिए। तो वहीं देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। प्रदेश के 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से गुजरात अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। पीएम ने अहमदाबाद के रानिप में एक स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर मतदान किया है। उन्होंने आम नागरिक की तरह लाइन में लगकर वोटिंग की है। वे पोलिंग स्टेशन तक पैदल पहुंचकर वोट कास्ट करने पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट कास्ट किया। राजभवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले निकले, उसके बाद वोट के लिए वो पैदल चले, जहां पर लोगों की काफी भीड़ भी आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद वोट के लिए जिस तरीके से एक आम जनता लाइन में खड़े होकर इंतजार करती है, उस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हुए नजर आए। वहां पर जब वो पैदल आ रहे थे तो लोगों की ओर से उनका अभिवादन भी किया गया। साथ ही उन्होंने अभिवादन को स्वीकार भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं देखिए, पीएम मोदी ने जहां अहमदाबाद के रानिप में वोट डाला है, तो वहीं अमित शाह यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नारायणपुरा भी में परिवार के साथ वोट डाला है। 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आपको दिख रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ नारायणपुर में अमित शाह अपने परिवार के साथ पहुंचे और उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और इन 2 तस्वीरों के जरिए लोकतंत्र की खूबसूरती साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग के बाद अपने बड़े भाई के घर पहुंचे और परिवार वालों से यहां पर मुलाकात की गई। जब उनसे पीएम मोदी से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो वो बेहद भावुक हो गए और कहा कि उन्होंने थोड़ा आराम करने की सलाह दी है क्योंकि वो बहुत काम करते हैं। उनको कहा कि आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं देश के लिए, थोड़ा आराम भी करो। भावुक क्षण है सर, आपके आंख भी भर रहा है। सर आपके आंख भी भर रहा है, माफी चाहूंगी, लेकिन आप लोगों को वो लगता है कंटिन्यू वो इतना ज्यादा देश के लिए काम करते हैं, तो भाई होने के नाते आपका वो प्यार छलक पड़ता है। परिश्रम करते हैं तो देखते हैं। तो वहीं देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में भाजपा और जेडीयू आमने सामने हैं। बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर निकाय चुनाव का ऐलान करने का आरोप लगा रही है, तो साथ ही अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। इसके जवाब में जेडीयू ने अपने अति पिछड़ा नेताओं को आगे कर बीजेपी पर हमला बोला है। जेडीयू सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी ने कहा कि बीजेपी के सभी आरोप बेबुनियाद हैं, गलत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत अगर पड़ी तो अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक भी कर दी जाएगी। आपको पता ही होगा कि चूंकि पिछले बार जो चुनाव का प्रचार चल रहा था, नॉमिनेशन हुआ था और जब स्थगित हुआ कोर्ट के द्वारा, तो वही लोग हल्ला कर रहे थे जिनका नाम अभी आप ले रहे थे कि उम्मीदवारों को बहुत परेशानी हो गई और उनका खर्च हो गया चुनाव प्रचार में और नॉमिनेशन में, जबकि चुनाव का प्रचार खत्म हो गया था, सिर्फ मतदान बाकी था, तब स्थगित हुआ था। और अभी उसी नोटिफिकेशन के आधार पर, नोटिफिकेशन तो खत्म हुआ नहीं था, उसी नोटिफिकेशन के आधार पर अभी चुनाव चल रहा है, तो फिर इसमें क्या परेशानी है उन लोगों? रिपोर्ट सार्वजनिक करने की जो बात मांग कर रहे हैं, रिपोर्ट जब समय आएगा तो रिपोर्ट भी सबमिट होगा। लेकिन कटिहार के दियारा के इलाके में गैंगवार से दहशत का माहौल व्याप्त है। गैंगवार में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसी बीच जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने मोहना चांदपुर दियारा इलाके में पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चला रहे कुछ लोग रंगदारी वसूलने के साथ साथ कई तरह के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पर पुलिस और प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। भी मैंने यह सवाल उठाया था कि
आखिर किसके संरक्षण में मोहन ठाकुर जी लगातार चल रहे हैं। दो लोग, दोनों तरफ दबंग लोगों की ताकत और आम लोग की जिंदगी नासूर हो चुकी है। अरवल के चकिया की श्रद्धा कुमारी ने इलाज के दौरान पीएमसीएच में दम तोड़ दिया। करीब एक सप्ताह पहले छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने मां और बेटी को जिंदा जला दिया था। पीएमसीएच में इलाज के दौरान पहले मां ने दम तोड़ दिया और उसके बाद आज बेटी श्रद्धा की भी मौत हो गई। लेकिन श्रद्धा का शव कौन लेकर जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा ने। अरवल के परासी थाना क्षेत्र के चकिया गांव में दिल दहला देने वाली घटना ने सबको सन्ने कर दिया है। दुष्कर्म का विरोध करने पर एक युवक ने मां और बेटी को जिंदा जला दिया है। अपने बाइक से पेट्रोल निकालकर मां और बेटी और पूरे घर पर छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया और घर को बाहर से लॉक कर दिया। इस घटना के बाद मां की इलाज के दौरान मौत हो गई और उनकी 7 साल की बेटी की भी आज इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस परिवार में सिर्फ एक पिता जो कि सलाखों के पीछे है वो है और मां बेटी की मौत हो गई है। ऐसे में जो बच्ची है जिसका शव पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है, आखिर उस शव को कौन लेकर जाएगा। जो पिता है उसे पेरोल पर बाहर तो किया गया है, वो पिता आकर उस बच्ची के शव को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरीके से आपराधिक घटनाओं को जो अपराधी है वो अंजाम देते रहेंगे। सिर्फ दुष्कर्म का विरोध करने पर मां बेटी को जिंदा जला दिया और दोनों की मौत हो गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। नालंदा जिले के हरनौत में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच दर्जनों राउंड गोलीबारी हुई। घटना थाना क्षेत्र के बिरमपुर गांव की है। खबर के मुताबिक गांव में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर मारपीट हुई थी, विवाद हुआ था, जो इसके कुछ देर बाद ही गोलीबारी होने लगी। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी की खबर सामने आई है। हालांकि यहां पर अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। वीडियो कर दे और गोपालगंज में लगातार दूसरे दिन भी पॉल्यूशन का स्तर खतरनाक बना हुआ है। शहर का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 तक पहुंच चुका है। कोई भी कल कारखाना नहीं होने के बावजूद भी प्रदूषण का स्तर डेंजर लेवल तक पहुंचना चिंताजनक बात है। गोपालगंज से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। हर शहर हवा में जहर। गोपालगंज में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार दूसरे दिन भी 300 के करीब पहुंच चुका है। ये AQI है और मंडे का AQI देखिए 298 यहाँ जो पोल्यूशन विभाग की साइट है उस पर बता रहा है। तकरीबन आज दूसरा दिन है तो लगातार 300 के करीब जो है AQI है। और ऐसे में जो सांस के मरीज है, अस्थमा के मरीज है, TB के मरीज है, उनकी हालत लगातार बिगड़ते जा रही है। 10 कदम चलने पे सांस फूलने लग रहा है और इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि पराली की बातें तो आप हरियाणा वगैरह की बात देखें, यहाँ पे इस धूल कण बहुत हैं और नगर परिषद जो है वो सफाई का काम अगर ठीक से करे। यहाँ तो विचित्र बात है कि नालों की उराही होती है और ठीक रख दिया जाता है ऊपर, उसको फिर कहीं पे उसका प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन जो NHAI की ओर से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नगर परिषद की ओर से जो कूड़ा कचरा जलाया जा रहा है सड़कों पर, ये भी एक बड़ी वजह है पॉल्यूशन बढ़ने का। ऐसे में जो प्रशासन है, नगर परिषद है, उन्हें इस पर ध्यान देना होगा ताकि प्रदूषण का स्तर सामान्य किया जा सके। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और बिहार में अब ठंड का असर भी दिखने लगा है। सुबह के वक्त पटना समेत बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी असर पड़ने लगा है। वहीं कनकनी और कड़ाके की ठंड की वजह से मॉर्निंग वॉक करने वाले की संख्या में भी कमी देखने को मिल रही है। बिहार में ठंड का असर लगातार बढ़ते जा रहा है। खास करके यदि हम सुबह में बात करें तो तापमान लगभग 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और सबसे
बड़ी परेशानी उन लोगों को होती है जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं। दूसरी ओर ट्रेनों और तमाम जो गाड़ियां जो सुबह में चलती हैं उनकी रफ्तार पर भी कहीं न कहीं लगाम लगता नजर आ रहा है, क्योंकि कुहासा काफी हो रहा है। और हम पटना शहर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर धुंध सुबह में साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, और अन्य जिलों में भी यही स्थिति है। कमोबेश गया की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, या सीमांचल या मिथिलांचल के कई जिलों की बात करें तो वहां भी ठंड का कहर दिखाई दे रहा है। और सुबह और शाम में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो रोजाना मॉर्निंग वॉक करते हैं। असर दिख रहा है ठंड का? जी सर, ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे, इसलिए देख रहे हैं धीरे धीरे कपड़े उन्हीं कपड़े निकल गए हैं और इसकी जरूरत पड़ रही है। इसके बिना तो निकलना अभी संभव नहीं है सर। जी, ठंड में कहा जाता है कि काफी सावधानी बरती जाती है मॉर्निंग वॉक में भी, आप लोग क्या सावधानी बरत रहे हैं? सावधानी की फर्स्ट जो कोल्ड आता है, जिस समय लगता है कि अभी तो कम ठंडा है, उसी समय बचने की जरूरत है। पॉल्यूशन का भी खास असर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा पॉल्यूशन तो है। पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग सारी तैयारियां करते हैं, और साथ में जो पॉल्यूशन हैं वो रुकेगा तब जब ये इलेक्ट्रिक वाहन आ जाएंगे। दैट इज वेरी गुड। पूरे बिहार में सुबह और शाम फिलहाल ठंड काफी बढ़ चुका है और लोगों को कहीं न कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।